वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस वाइट लाइंस। इस कहानी में जोए अपने भाई के मौत का राज का पता लगाने निकली है, पर जब उसने इस केस की खुदाई करनी शुरू की तब उसका सामना मार्कस से हुआ। मार्कस एक्सेल के बेस्ट फ्रेंड में से एक था, पर उसे कुछ भी जानकारी नहीं कि आखिर हुआ क्या था। इस कहानी में एक स्पेनिश फैमिली भी है। इस फैमिली के हेड एंड्रू को अपनी वाइफ कॉन्चिटा और बेटे ओरियल पर शक है। दोनों मनी माइंडेड हैं, पैसों की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। पर वास्तव में हुआ क्या था ये हमें कहानी के आगे के हिस्सों में पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी फ्लैशबैक में गई है जहां एक्सेल को कोर्ट में जज के सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है। एक क्लब में जब वो डीजे था, उस इवेंट के बारे में जज ने जानना चाहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। जब हम और भी फ्लैशबैक में जाते हैं तब वहाँ पुलिस का आना हुआ। पुलिस के मुताबिक ये इलीगल गैदरिंग थी, वो इसे बंद कराना चाहते थे। उन्हें इस लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम थी। एक्सेल ने अपनी फ्रेंड एना को यहाँ से जाने को कहा, पर वो खुद इस इवेंट को कंटिन्यू करता रहा। पुलिस ने इस पर एक्सेल को मारना शुरू किया। अगली सुबह ये दोस्त साथ में बैठे आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इन दोस्तों के ग्रुप में मार्कस भी है। एक्सेल अपने साथियों से कह रहा है, हम इन इवेंट से लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम को दूर करते हैं, उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट भरे पल प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंट में एक्सेल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ एक्सेल के बेस्ट फ्रेंड और जोए भी मौजूद हैं। जोए मार्कस पर गुस्सा है कि उसे कैसे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। मार्कस ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने कहा कि वो इंडिया गया है किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जोए ने कहा, सच तो ये नहीं है। उसे मारा गया और रेगिस्तान में ले जाकर गाड़ दिया गया। ये कोई आध्यात्मिक यात्रा तो नहीं लगती। यहाँ डेविड भी मौजूद है, वो भी एक्सेल के ग्रुप का मेंबर था। साथ ही एना भी है। डेविड अब पूजा पाठ के काम करवाता है। एना ने कहा, हमें कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। ये बात बड़ी अजीब लग रही है जोए को। वहाँ इनके अलावा भी करीब 600 लोग मौजूद थे, पर किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ था। जोए ने जानना चाहा कि कम से कम कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी। डेविड जब एक्सेल की अस्थियों को क्रीमेट करने की प्रक्रिया कर रहा था तब जोए के बार बार सवाल करने पर वो गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इन सब से हमारा कुछ लेना देना है? हम कुछ छिपा रहे हैं? मार्कस भी गुस्सा हुआ, क्या तुम हमारे साथ इसलिए रह रही हो कि तुम हमें इन्वेस्टिगेट कर सको? अब तुम्हें मेरे घर से बाहर निकलना होगा। जोए ने इन सब की खबर जोआना को वीडियो कॉल के थ्रू दी। उसने बताया कि किस तरह वहाँ मौजूद किसी भी दोस्त ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। वो मार्कस के घर पहुँची। यहाँ उसने देखा कि मार्कस ने किस तरह ड्रग्स को छिपा के रखा है। उसने इसे अपनी गाड़ी में डाला। ये कार दरअसल बॉक्सर की है, उसे वो मांग कर लाई है। इतने में बॉक्सर अपनी कार लेने पहुंचा। जोए उसे ड्रग्स के साथ ही कार नहीं दे सकती। मजबूरन उसने बॉक्सर को कार में बिठा लिया और खुद ही ड्राइव करने लगी। इधर मार्कस के डीलर्स ड्रग्स के लिए फ़ोन कर रहे हैं। एंड्रू की बेटी प्राइवेट प्लेन से उतरी है। बॉक्सर को उसे पिक करने यहाँ आना था। एंड्रू की बेटी कीका जब जोए से मिली तब एक्सेल की मौत का दुख जताया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह कीका और एक्सेल के प्रेम संबंध थे। दोनों में कहा सुनी हुई थी। कीका ने कहा था, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी जगह पर कीका जोए को लाई है। उसने कहा, यह हम दोनों की फेवरेट जगह थी। जोए ने कीका से भी एक्सेल के गायब होने के बारे में पूछा। कीका ने कहा, जब वो गायब हुआ तब मेरी फैमिली बड़ी खुश थी क्योंकि वो मेरे साथ एक्सेल को पसंद नहीं करती थी। इधर मार्कस से ड्रग डीलर पैसे लेने आए हैं। मार्कस ने कहा कि अभी ड्रग्स बिके नहीं हैं, डीलर उसे जल्दी बेचने का प्रेशर डाल रहे हैं। मार्कस ने कहा, क्यों ना मैं ये ड्रग अभी रिटर्न कर दूँ, अभी बिकना मुश्किल है। डीलर्स इस बात पर नहीं माने। वो होल सेलर हैं, उनका काम है माल का बिकवाना। अब मार्कस के सामने बड़ी मुसीबत है। ये ड्रग डीलर्स रोमानिया से आए हैं। इन्होंने रोमानियन लैंग्वेज में आपस में बात की। इसके बाद उन्होंने मार्कस से कहा कि अगर वो चाहे तो इस ड्रग को रिटर्न कर सकता है। मार्कस ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया, पर इन्होंने एक कंडीशन रखी है। इन्हें ड्रग्स के साथ प्राइस का 15% कैश भी चाहिए अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए। मजबूरन मार्कस ने एना से हेल्प मांगी। एना के पास भी पैसे नहीं है। इधर जोए जब बॉक्सर और कीका के साथ कीका के घर के सामने पहुंचे तब जोए ने अपने पिता को फ़ोन लगाया। उसने बताया कि पुलिस एक्सेल के मर्डर केस की जांच कर रही है। उसके पिता ने इन सब में ना पड़ने की सलाह दी, पर जोए गुस्से में आई और उसने कहा, मेरा भाई कभी इंडिया गया ही नहीं, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, मैं सच का पता लगा के रहूँगी। उसके पिता ने कहा, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसकी 5 पसलियाँ टूटी हुई थी, वो पैरालाइज्ड हुआ था मरने से पहले उसने रेंग कर चलने की कोशिश की थी। शायद वो खुद को बचाने के लिए चला होगा। फ्लैशबैक में हमें एक्सेल को रेंगते हुए दिखाया भी जाता है, पर वहाँ कौन है ये नहीं दिखाया जाता।
ये सब जानकर जोए अपनी कार पर ही लेट गई। वो जितना इस केस में खुदाई कर रही है, नए नए राज उसके सामने आ रहे हैं। इतने में एंड्रू आया जोए के पास। उसने अपने भाई को खोने पर जोए को सांत्वना दी। उसने कहा, मैं अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से तुम्हें सांत्वना देता हूँ। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मेरी फैमिली तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। वो ज़मीन मेरी थी जिसमें एक्सेल की लाश मिली है। एंड्रू की फैमिली चर्च में इकट्ठा हुई है। एंड्रू इस समय अपने डॉग किंग के मरने पर चर्च में शोक जताने आया है। इतने में जोए यहाँ पहुंची। उसने सभी के सामने गुस्से भरे लहजे में कहा, मेरे भाई को पैरालाइज करके मारा गया, उसे रेंगने पर मजबूर किया गया। उसने एंड्रू पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ही एक्सेल को मरवा कर अपनी प्रॉपर्टी में गाड़ दिया और अपने डॉग की मौत पर चर्च में आंसू बहाने आया है। मार्कस पैसों की हेल्प के लिए अपने साथ ही जॉर्ज के पास पहुंचा है। उसने पैसे तो नहीं दिए पर मार्कस की बेइज्जती की। उसने कहा, तुम 50 साल के हो जबकि मैं 44 साल का। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम एक फेलियर हो। मार्कस ने कहा, अगले 6 सालों में जब तुम भी लाइफ में कभी फेल होगे तब तुम मेरे पास आओगे हेल्प के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है। ये सब कहकर वो चला गया। रास्ते में पैसों के लिए रोमानियन डीलर्स ने उसका कॉलर पकड़ा और फिर धमकाया। मार्कस ने कहा कि वो जल्द पैसों का अरेंजमेंट करने वाला है। चर्च में ही एंड्रू ने अनाउंस किया, अब से मेरी पोजीशन कीका संभालेगी, फैमिली बिजनेस के फैसले अब वो लिया करेगी। कीका ने कहा, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ओरियल ने एंड्रू से कहा, आपको लगता है कि माँ और मैंने मिलकर एक्सेल को मारा है, पर आप गलत हो और मैं इसे साबित करके रहूँगा। यहाँ से निकलते हुए बॉक्सर ने अपनी कार जोए को ऑफर की जिसे वो चला रही है। यहाँ बॉक्सर ने जोए में अपना इंटरेस्ट दिखाया। जोए ने कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। कॉन्चिटा जब राफेल के साथ थी तब उसने कहा, एंड्रू का दिमाग खराब हो गया है। उसने कीका को अपनी पोजीशन देने की सोची है। एक कुत्ते के मरने पर उसे हमारे पूर्वजों के बगल वाली कब्र में गड़वा दिया। और कितनी बेवकूफ़ी से वो चर्च में प्रे कर रहा था, वो भी एक डॉग के लिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। राफेल ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस पर कॉन्चिटा ने अपना प्लान सुनाया। हमें मिलकर एंड्रू की पोजीशन को हासिल करना होगा और कंपनी को अपने अंडर में लेना होगा। राफेल ने इससे इनकार किया पर कॉन्चिटा ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की। मार्कस जब डीलर्स के साथ अपने घर पहुंचा तब उसने अपने डॉग को पूल में बेहोश पाया। पूल से निकालकर उसने उसे होश में लाने की कोशिश की। वो तो होश में आ गया पर घर के एक हिस्से में दोनों ड्रग डीलर्स मार्कस को ले गए। अब इन तीनों को पता चल चुका है कि ड्रग्स चोरी हो चुके हैं। डीलर्स ने मार्कस को मारते हुए कहा, अगले 24 घंटे में ड्रग्स के साथ साथ हमें पैसे भी चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी मटिल्डा को हम उठा लेंगे। इसके बाद उन्होंने उसके टांग पर जोर से वार किया। इधर जोए वीडियो कॉल से जोआना से बात करती रहती है। यहाँ हो रही हर घटनाओं का जिक्र करती रहती है। फ्लैशबैक में एक्सेल जज से कह रहा है, आप मुझे जेल में डाल सकते हो पर मेरा पैशन मुझसे नहीं छीन सकते। मैं अपने काम से सिर्फ लोगों को खुशी देता हूँ। उसे इस कोर्ट से ले जाया जा रहा है जबकि प्रेजेंट में जोए और बॉक्सर को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया है। यहाँ जोए ने बॉक्सर से बताया कि कार के पिछले हिस्से में 7 किलो कोकेन और ड्रग्स है। ये सुनकर बॉक्सर के होश उड़ गए। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। पुलिस जोए से गाड़ी के कागजात मांगने आई है। बॉक्सर ने जोए को गाड़ी स्टार्ट करके भगाने को कहा। पुलिस ने भी इनका पीछा किया। बॉक्सर ने इस तेज़ रफ्तार में ड्रग्स और कोकीन का बैग पकड़कर पूछा कि आखिर उसे ये कहाँ से मिला। जोए ने कहा, मैंने ये मार्कस के यहाँ से चुराया है ताकि वो एक्सेल के बारे में मुझे सच बताए। काफ़ी लंबी चेसिंग के बाद ये वहाँ पहुँचे जहाँ रास्ते पर पुलिस इन्हें घेरे खड़ी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक्सेल ने इबिजा जाने से पहले जोए से रिक्वेस्ट की थी। वो भी जोए को अपने साथ ले जाना चाहता था पर जोए ने कहा था कि कोई तो डैड के साथ रहना चाहिए, वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती। इसके बाद एक्सेल ने कहा, एक ज़ॉम्बी जैसे डैड के साथ रहना मुश्किल है पर तुम ये कर लोगी। मैं तुम्हें ख़त लिखता रहूँगा, तुम्हें कॉल भी करता रहूँगा। अभी तुम 15 की हो, जब तुम 18 की हो जाओगी तब मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए टिकट करा के तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। प्रेजेंट में पुलिस जोए और बॉक्सर से पूछताछ कर रही है। बॉक्सर ने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने कुछ पिल्स ले ली थी, ये उनका साइड इफ़ेक्ट था, वरना हम इतनी तेज़ गाड़ी तो कभी चलाते ही नहीं। पुलिस ने कहा, आप दोनों का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है, इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया है। इन पर केस चलेगा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने का। चूँकि जोए एक फॉरनर है, उसके केस में फैसला जल्दी आ जाएगा। हर 3 दिन में दोनों को पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना होगा। ओरियल अपनी माँ से कह रहा है। इन्वेस्टर्स ने धीरे धीरे अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। कॉन्चिटा ने उसे सहलाते हुए धीरज बंधाया। मार्कस को रोमानियन डीलर्स ने इतना मारा है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जब यहाँ जोए आई तब मार्कस ने उस पर हावी होते हुए कहा,
मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी तुमने मेरा ड्रग्स चुरा लिया। मैं मरते मरते बचा हूँ। इतने में मार्कस को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि जोए और बॉक्सर ने ड्राइविंग करते हुए जब पुलिस इनके पीछे थी तब जंगल में ड्रग्स और कोकीन को गिरा दिया था, खुद को पुलिस से बचाने के लिए। अब दोनों वापस उस जगह पर पहुंचे हैं ड्रग्स को ढूंढने। कीका को एंड्रू समझा रहा है कंपनी टेक ओवर करने के लिए। उसे कीका से उम्मीद है कि वो इसे ठीक से चलाएगी, पर कीका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने कहा, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती। मार्कस ने बताया कि अगर उसने उन डीलर्स के ड्रग्स वापस नहीं किए तो वे उसकी बेटी को स्कूल से उठा लेंगे। जोए को अब ड्रग्स नहीं मिल पाया। जोए को जब ड्रग्स नहीं मिल पाया तब वो मार्कस की बेटी को बचाने के क्रम में मिली कीका से। दोनों ने खुद ही मार्कस की बेटी मटिंडा को सेफली स्कूल से टैमी के साथ पिक कर लिया, पर रास्ते में ही दोनों भाग गए। ओरियल ने नया पैतरा खेला है। उसने अपने आदमियों से कहकर किसी शख्स को कैद किया है। एक कैमरे के सामने उसे ये कहलवाएंगे कि एक्सेल को उसी ने मारा है। बाद में ओरियल इस वीडियो को अपने पिता को दिखाएगा ताकि वो इस कंपनी को अपने कब्जे में रख सके, पर वो शख्स बार बार इस गुनाह को अपने सर लेने से इनकार कर रहा है। इधर बॉक्सर उन रोमानियन डीलर से मिला है। वो उन्हें धमका रहा है कि मार्कस को परेशान ना करें। ऐसा करके वो जोए को बचाना चाहता है। इन डीलर्स में से एक को बॉक्सर ने रस्सी के सहारे बांधकर फिर चाकू से स्टैब करके मार दिया। दूसरे को उसने पानी में धकेल कर मार दिया। इधर ओरियल पहुंचा उस शख्स से कन्फेशन करवाने। उसे 135 डेसिबल के साउंड वाले स्पीकर्स के सामने बांधा गया है ताकि इस साउंड से परेशान होकर वो एक्सेल को मारने का जुर्म अपने सर पर ले ले। पर उल्टा उसने ओरियल से कहा, तुमने एक्सेल को मारा है, उसके तुम्हारी माँ से रिश्ते थे, इसका बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। ओरियल ने इस पर साउंड और बढ़ा दिया। इस तेज़ आवाज़ से वो शख्स बेहोश हो गया। ओरियल उसके पास जाकर उससे कन्फेशन करवाना चाहता है। इधर जोए ने पुलिस के सामने ये कन्फेस कर लिया है कि उसकी कार में ड्रग्स था, इसलिए उसने गाड़ी तेज चलाई। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त हो गया। इस कहानी में एक्सेल को वाकई में ओरियल ने मरवाया है या फिर गुनहगार कोई और है? कहीं मार्कस ने तो ऐसा नहीं कराया। कहानी के अगले हिस्सों में इन सब से पर्दा उठेगा। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट्स में पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।